समझ लें इसको पहले। शब्द विचार, वैसे तो हमने अभी तत्सम तद्भव शब्द भी पढ़े थे और भी इसी में आते हैं। मुख्यतः इसके दो भाग होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा इसका भाग है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भी 3-4 भाग होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, इनको आप चाहो उतार लो ऐसा कैसा। नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 है अपने क्रिया। ये तो है अविकारी शब्द जो हम पढ़ेंगे। सॉरी विकारी शब्द, ये विकारी शब्द। अब हम इधर लिख रहे हैं अविकारी शब्द। नंबर 1 आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नंबर 2 है अपने क्रिया विशेषण अव्यय, जोड़ सकते हो आप पीछे अव्यय। दूसरा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे कैसे टेबल बना लो। नंबर 3 है अपने संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और नंबर 4 है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। बातें नहीं। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं, विकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। ये दोनों के 4 भेद हैं। अब एक बार इनको समझ ले है क्या, फिर आगे लिखना। शब्द विचार में हमने 2 भाग किए, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। नाम से पता चल रहा है जिनमें विकार आ जाए वो विकारी शब्द, जिनमें विकार नहीं आए वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि किसके आधार पर, यानी कि आप देखिए आप कि लिंग, वचन और काल के आधार पर यदि किन्हीं शब्दों में विकार आ जाए तो कहलाते अपने विकारी शब्द। और लिंग, वचन, काल के आधार पर यदि विकार नहीं आए, यदि विकार नहीं आए तो कहलाते अविकारी शब्द। जैसे अपने कोई भी शब्द है, जैसे मैं कहूं लड़का, लड़का क्या है, एक संज्ञा है। लड़का क्या है, एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये लड़का शब्द है, अगर इसको हम बदलना चाहें तो हम इसे बदल सकते हैं, लिंग के आधार पर बदल सकते हैं। लड़की कर सकते हैं हम, इसका लड़का भी कर सकते हैं, इसका लड़की भी हो सकता है, इसके लड़के बहुवचन भी हो सकता है। यानी कि लिंग, वचन, बहुवचन हो गया, काल के आधार पर भी इनको बदला जा सकता है। तो ये तो क्या कहलाते हैं, सारे विकारी शब्द। और ये है इनको बदला नहीं जा सकता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब खाना एक क्रिया है, सॉरी खाना खाता है। अब इसको अगर अपन कहें सीता खाना खाती तो भी खाना ही कहेंगे। राम खाए जाए सीता खाए वो तो वही कहेंगे। तो यानी कि ये तो बदलते नहीं हैं और ये बदल जाते हैं। एक और है, इनको अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है, वे का मतलब क्या है, जो वे हो जाए, जो खर्च हो जाए। वे का मतलब जो खर्च हो जाए। और अ का मतलब नहीं, जो खर्च नहीं हो, वो शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। यानी कि ऐसे कैसे बने रहते हैं वाक्य में। राम, मैं कहूं कि राधा धीरे धीरे नाचती है। अब मैं कहूं राधा के बाद में कह दूं राम धीरे धीरे नाचता है, तो धीरे धीरे तो वैसा का वैसा ही है। धीरे धीरे में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया। लेकिन अपन कह सकते हैं कि राम धीरे धीरे नाचता है। तो नाचना क्या है, एक क्रिया। देखो इस वाक्य को मैं लिख देता हूं यहां, इससे आपको दोनों चीज समझ में आएगी। राधा धीरे धीरे नाचती है। अब देखो यहां पर ये तो क्या है, कर्ता। यानी कि ये हम क्या कर सकते हैं, एक संज्ञा है। किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या करते हैं, संज्ञा है। तो संज्ञा है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया, क्रिया विशेषण। यानी कि ये नाचना क्या है, क्रिया है, ये तो क्रिया है और ये क्रिया विशेषण है।
क्या है ये? क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण क्या है? देखो अविकारी शब्द है ना, और नाचना क्रिया है तो ये क्या है? विकारी शब्द है। तो नाचती नाचते भी हो सकता है, नाचती का तो नाचते भी हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे रहेगा। अपने यहाँ कहेंगे सभी धीरे धीरे नाचते तो भी धीरे धीरे रहेगा। मैं कहूँ राम धीरे धीरे नाचता तो भी धीरे धीरे रहेगा, लेकिन यहाँ नाचता हो जाएगा। राधा आएगी तो यहाँ नाचती हो जाएगा। यानी कि ये शब्द तो विकारी होते हैं, इनमें बदलाव आ जाता है। विकार मतलब बदलाव आ जाता है, और इनमें विकार नहीं होता है। ये देखो ये ऐसे कैसे रहते हैं, फिर आगे और क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट बना लो आप, विकारी शब्द लिख लो चारों, अविकारी शब्द लिख लो चारों, फिर आगे थोड़ा और मैं पढ़ाऊंगा आपको। लिख लिया होगा आपने, लिख लो। विकारी शब्द, इसमें परिभाषा लिखो सबसे पहले। वे शब्द जो लिंग, वचन एवं काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन एवं काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द जानते हैं। वचन एक वचन, बहुवचन। काल जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनके आधार पर यदि कोई शब्द बदल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। आगे लिखो, इनके चार भेद है जो यहाँ लिख लो। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 ऐसे कैसे लिखना, एक एक लाइन छोड़ के लिख देना, संज्ञा। फिर नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, और नंबर 4 क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए इनको हम उदाहरण से समझते हैं। संज्ञा यहां लिख लो उदाहरण कुछ, लड़का, लड़की, लड़के, यानी कि ऐसे परिवर्तन हो जाता है इनमें, ठीक है। फिर सर्वनाम में लिखेंगे आप वह, वे, उन्हें। फिर आप विशेषण में लिखेंगे आप अच्छा, अच्छी, अच्छे। फिर आप क्रिया में लिखेंगे चलता, चलती, चलते। ये क्यों लिखा है मैंने, इनको आप एक बार समझ लें। इनको लिखाने का मतलब ये है कि आपको विकारी शब्द का पता चल जाए कि विकारी शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जिनमें लिंग, वचन एवं काल के आधार पर परिवर्तन आता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब कैसे, देखो मैंने चारों चीजें लिखी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों क्या है? विकारी है। क्या है ये? इनमें विकार आता है। अब देखो कोई संज्ञा शब्द, जैसे लड़का एक संज्ञा शब्द है, तो इसमें विकार आ रहा है कि नहीं आ रहा? लड़की भी हो सकता है, लड़के भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई सर्वनाम में, जैसे एक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मान लो लड़का की जगह हम क्या लिखे? वह खाना खा रहा है, या अपन कह सकते हैं लड़का खाना खा रहा है, तो वो हमने लड़का की जगह क्या रख दिया? वह। तो संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम रख दिया ना, तो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो वह, वे, उन्हें, वह, वे, उन्हें, ठीक है। ये भी परिवर्तन हो रहा है। विशेषण देखो आप, अच्छा लड़का, लड़का की विशेषता बता रहा है, अच्छा लड़का। तो अच्छा का हम अच्छी भी कह सकते हैं, अच्छी लड़की भी कह सकते हैं, अच्छे लड़के भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें विकार आया कि नहीं आया?
यहाँ देखो आप क्रिया, चलना एक क्रिया है, हम कहते हैं चलता, हम कहते हैं चलती, हम कह सकते हैं चलते। बहुवचन हो जाएगा चलते हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा तो चलती हो जाएगा, और संज्ञा रहेगी मूल क्रिया रहेगी तो चलना हो जाएगा। यानी कि सब में क्या आ रहा है, विकार आ रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, विकारी शब्द करते हैं। अब नंबर 1 पढ़ेंगे हम आज संज्ञा। टॉपिक डाल लीजिए आप, संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण, तीनों को ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे, चारों को। संज्ञा, सबसे पहले इसके बारे में 2-3 चीजें आपको लिखनी है साथ के साथ में। टॉपिक डालो आप संज्ञा। संज्ञा, सबसे पहले बात करें कि संज्ञा शब्द 2 शब्दों से बना है। संज्ञा शब्द यहां लिख सकते हैं हम, 2 शब्दों से बना है, सम प्लस ज्ञा। संज्ञा शब्द कितने शब्दों से बना है, 2 शब्दों के योग से बना है। और सम प्लस ज्ञा, इसका अर्थ होता है सम्यक रूप से, सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाला, सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाला। संज्ञा शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, सम प्लस ज्ञा, इसका अर्थ होता है सम्यक रूप से। सम मतलब सम्यक रूप से यानी कि समान रूप से, ज्ञा मतलब ज्ञान कराने वाला, तो सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर आगे अगर बात करें हम, आगे देखिए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सबसे नॉर्मल है, सभी को आना चाहिए, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम है। कोई भी चीज है उसका हम नाम देते हैं तो वही संज्ञा कहलाती है। जैसे मैं कह दूं ये पेन, तो ये भी संज्ञा है, पेन शब्द क्या है, संज्ञा। मैं कह दूं पंखा, ये भी संज्ञा है। कुर्सी, ये भी संज्ञा है। लड़का, लड़की, टेबल, सब चीजें क्या है, ये संज्ञा। यानी कि किसी भी चीज का अगर हम कोई नाम से पुकारते हैं तो वो क्या होती है, संज्ञा होती है। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है संज्ञा का, नाम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नामवाची शब्दों को, नामवाची शब्दों को भी संज्ञा कहा जाता है। नामवाची शब्दों को भी क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। फिर हम आगे बात करें कि संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकती है। संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकती है, तो किसी, आप कह सकते हो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, प्राणी व्यक्ति एक ही बात है, पदार्थ, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थान, भाव, दशा और अवस्था। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थान, भाव, दशा, अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, पूरी डेफिनेशन, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थान, भाव, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं। मान लीजिए जैसे अपन व्यक्ति का नाम ले, रमेश, सुरेश, सीता, गीता, नीता, अनीता, कुछ भी बोलो, वो सब क्या है, व्यक्ति है, यानी कि संज्ञा है। वस्तु, कोई भी वस्तु हो, कुर्सी, पंखा, पेन, कुछ भी हो, कूलर, पंखा। प्राणी, जैसे कि इसमें आपके जीव जंतु आ जाएंगे, हाथी, घोड़ा, आपके और भी कई सारे जीव जंतु सारे आ जाएंगे। पदार्थ, कोई भी जैसे कि ठोस द्रव पदार्थ होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। स्थान से कोटा, बूंदी, अपना देश पाकिस्तान, भारत, और कई सारी चीजें हैं। जैसे अपने भारत का नाम ले लो आप, पाकिस्तान का नाम, अफगानिस्तान का नाम ले लो, सब देश, सब चीजें क्या है। कोई भाव, जैसे कि किसी के अंदर करुणा का भाव हो, दया का भाव हो, घृणा का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, तो वो भाव भी क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। दशा, किसी की अच्छी है, किसी की बुरी है, वो भी क्या होती है, दशा भी, और अवस्था भी क्या होती है, संज्ञा होती है। तो आपको ये परिभाषा याद करनी है। आगे पहले लिख लो 2-3 लाइनें आप, इनको मैं लिखा देता हूं, 2 ही मिनट में आपको समझा देता हूं भाई ये संज्ञा है क्या। ये तो आपको पता चल गया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, अवस्था, दशा, सबके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा जाता है। तीनों भागों को अपन 2 मिनट में एक ट्रिक से ऐसे कैसे सीख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपके दूसरी आती है जातिवाचक संज्ञा। बस इनकी परिभाषा ढंग से समझ लो, फिर कुछ भी नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। और नंबर 3 आती है अपने भाव
वाचक संज्ञा। ये नाम है ना इनके, ये सब बता रहे हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन नाम को अगर ध्यान से देखो तो ये सब बोल रहे हैं हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। हम व्यक्तिवाचक है, हम जातिवाचक है, हम भाववाचक। जाति क्या होती है? जिसे अपन कहे एक पूरी जाति है, तो पूरी जाति का पता चल रहा है हमें उससे। ब्राह्मण कह दो आप, चाहे बनिया कह दो आप, कोई सी भी जाति ले लो आप, मेणा ले लो, माली ले लो, बेरवा, कोई सी भी ले लो आप, उससे उस शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि इतने लोग इस जाति में हैं। यानी कि मतलब एक समूह का बोध हो रहा है, एक पूरे समूह का पता चल रहा है हमें को। चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो जो समूह का पता चले जिससे, वही क्या है? जातिवाचक। और जिसे व्यक्ति का पता चले, वाचक का मतलब पता चलना, ये याद रखो आप। तो जैसे मैं कहूँ रमेश, तो रमेश क्या है? एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है या नहीं? और मैं कह दूं आदमी, मैंने कहा रमेश, तो ये तो साहब हो गया आपके व्यक्तिवाचक। अब मैं कह दूं भाई आदमी, तो आदमी में तो रमेश भी आ गया, सुरेश भी आ गया, और कन्हैया भी आ गया, और बंवर लाल भी आ गए, बंवर लाल, सगल लाल, सब आ गए, आए कि नहीं आए? तो ये क्या कर रहे हैं? पूरी मनुष्य यानी कि जो पुरुष है ना, उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। मैं कह दूं सीता, ये व्यक्तिवाचक रहेगी। और मैं कह दूं औरत, औरत पूरी औरतों का पता चल रहा है ना हमें, तो क्या है? जातिवाचक। अब भाव, भाव आना, अंदर आते हैं भाव, ये दिखते नहीं है। ये जो संज्ञा शब्द है ना, ये जो संज्ञा होती है ना, ये अमूर्त होती है। क्या होती है? अमूर्त। मूर्त का मतलब मूर्ति, अ का मतलब नहीं, इनकी मूर्ति नहीं है कहीं। जैसे ये पेन है, ये तो आपको दिख रहा है, आदमी भी आपको दिख रहा है, लेकिन मेरे अंदर घृणा है, वो दिख रही है आपको। मेरे अंदर आश्चर्य है, मान लीजिए मेरे अंदर कह सकते हो आप दया है, वो दिखती नहीं है, वो केवल महसूस की जाती है। तो जो भाव यानी कि जो चीजें महसूस की जाती है अंदर, वो होती है भाववाचक संज्ञाएं। जैसे मैं कह दूं यहाँ करुणा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अपन कह सकते हैं घृणा, घृणा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये एक ही बार में आपने देखा, तीनों चीजें समझी। अभी लिखाएंगे इनके बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे आप, चिंता मत करो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ या आप कहें स्थान, बस वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थान का बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब मान लीजिए वे शब्द जो किन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, पदार्थों और स्थानों के समूह का बोध कराते हैं, इनके पूरे समूह का बोध कराते हैं। जैसे व्यक्ति, मैंने कहा रमेश, और यहाँ का आदमी, तो आदमी पूरे समूह का बोध करा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा। एक जाति का बोध करा रहा है, पूरी जाति का। अपन वस्तु ले ले, जैसे कि मैं कहूँ आपसे, कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, एक वस्तु आप कोई भी ले लो, जैसे ये पेन ही ले लो आप, पेन ले लिया आपने, लेकिन जो कलम, पूरा इस जाति का बोध कराएं, कलम कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, पूरी जाति का बोध कराएगा। फिर आप प्राणी ले लो, पदार्थ ले लो, या स्थान, कोई एक जगह का नाम ले लो, और पूरे समूह का बोध कराने वाली जगह का नाम ले लो। यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ नदी कह दिया मैंने, सॉरी यहाँ कह दिया मैंने गंगा, तो गंगा तो क्या है? एक नदी है। और मैं यहाँ कहूँ नदी, तो नदी क्या बता रही है हमें? कि पूरी नदियां, इसमें गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरस्वती भी आएगी, सारी नदियां आ जाती, और ये भाववाचक संज्ञा होती है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखो आप, परिभाषा लिखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लो नंबर 1। ये तीनों ऐसे कैसे लिख लेना, फिर इसमें नंबर 1 लिखना व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर एक एक को पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा लिखेंगे आप कि वे संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें लिखेंगे वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति या समुदाय का
बोध न करवाकर किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष प्राणी विशेष किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष प्राणी विशेष पदार्थ विशेष व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ अथवा स्थान विशेष का बोध करवाते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझो परिभाषा को कि वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर, अगर संपूर्ण जाति का बोध करवाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा कि संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध न करवाकर किसी व्यक्ति विशेष पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नाम आए, या किसी वस्तु विशेष एक वस्तु की बात की जाए, किसी एक प्राणी की बात की जाए, किसी एक पदार्थ की बात की जाए, या किसी एक स्थान की बात की जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपने वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें जैसे आप उदाहरण लिखो नीचे, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे आप लिख सकते हो यहां रमेश, जैसे करके लिख लो, जैसे रमेश, सुरेश, राम, सीता, भारत, या आप नगर में भी लिख सकते हो आप, जैसे कि जयपुर, ये भी एक ही शहर है, आदि। इसके बाद अब नंबर 2 लिखो आप। इनको फिर अपन अलग से और भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप परिभाषा और कुछ उदाहरण लिख लो केवल। अब नंबर 2 लिखो आप जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 लिखे आप जातिवाचक संज्ञा, और इसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। जातिवाचक संज्ञा, परिभाषा लिखो इसकी कि वे संज्ञा शब्द जो किसी को काट दो, जो के बाद लिखो आप जो व्यक्तियों, ऐसे लिखो जो व्यक्तियों वस्तुओं प्राणियों, जो व्यक्तियों वस्तुओं प्राणियों पदार्थों अथवा स्थानों की संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं।
संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नीचे उदाहरण लिखो कुछ। देखिए इसमें, जैसे नदी, पर्वत, सागर, नदी, पर्वत, सागर, ग्रह, नक्षत्र, महाद्वीप, ग्रह, नक्षत्र, महाद्वीप, आदमी, औरत, देवी, देवता, आदमी, औरत, देवी, देवता। इसके बाद है देश, प्रांत, नगर। आदमी, औरत, देवी, देवता, देश, प्रांत, नगर। भाषा, लिपि, पुस्तक, हाथी, घोड़ा, हाथी, घोड़ा, धनुष। यहाँ एक गाय भी लिख लो, हाथी घोड़ा की यहाँ